आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। मुझे भी सब लोग आए नहीं है शायद। ठीक है, वो 2 मिनट रुको, देखते हैं क्या क्या है। और ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको साइनेप्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, साइनेप्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बोला भी था साइनेप्स किससे बनता है। मैंने एनसीईआरटी भी बताया था आपको कि साइनेप्स बनता किससे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, उससे बनता है साइनेप्स। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने जितना बताया था उतना मोर देन इनफ है। हमारे अंदर ज्यादातर कौन से टाइप के साइनेप्स है? केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम जगह पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ जरूरत होती है? जहां पर बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन की जरूरत है, बहुत ज्यादा फास्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वहीं पे काम आते हैं ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ठीक है, हमारे अंदर मोस्टली नहीं है। हमें केमिकल साइनेप्स के बारे में ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके। केमिकल साइनेप्स में एक दूसरे के बीच में गैप बहुत कम होता है। केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के मुताबिक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में गैप ज्यादा होता है। और दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। वापस पढ़ लेते हैं एक बार केमिकल साइनेप्स। तो क्या लिखा है? दीज आर specialized junctions through which the cells of a neural system send chemical signal to other neuron and to non-neuronal cells such as gland and muscle। ये मैं बता चुका हूं आपको कि या तो दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन होगा, या फिर न्यूरॉन और मसल के बीच में कम्युनिकेशन होगा, या न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में कम्युनिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज भेजना है तो ऑब्वियसली वो साइनेप्स न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में होगा। बट कहीं ना कहीं तो ये न्यूरॉन खत्म होने वाले। ठीक है ना, कहीं तो ये नर्व जो है खत्म होगी, तो न्यूरॉन वहां खत्म होंगे। और फिर न्यूरॉन किसके अंदर पेनिट्रेट करने वाले? मसल्स के अंदर। तो वहां पर जो आखिरी न्यूरॉन होगा वो मसल्स को पेनिट्रेट करेगा, वो मसल को पेनिट्रेट करेगा। तो वहां पर जो साइनेप्स होगा वो किसके बीच में होगा? न्यूरॉन और मसल के बीच में। मैंने आपको बताया भी था उसको क्या बोलते हैं हम? एनएमजे, दैट इज न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। ठीक है, एनएमजे। ओके। इसके अलावा मसल के अलावा मैंने क्या बताया था कि और भी ऐसी जगह होती है जहां पर न्यूरॉन एंड हो सकता है। ग्लैंड, एक और जगह है जहां पर न्यूरॉन एंड हो सकता है, वो है ग्लैंड। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कोई हार्मोन को सीक्रेट करने का मैसेज ब्रेन सेंड कर रहा है तो वो वहीं पे सेंड होने वाला है। ठीक है, तो वो न्यूरॉन जाके किसको पियर्स करने वाला है? ग्लैंड को पियर्स करेगा। ग्लैंड को पियर्स करेगा तो ब्रेन ने अगर मैसेज भेजा है उस ग्लैंड को, तो ऑब्वियसली वो मैसेज ग्लैंड तक पहुंचेगा, और ग्लैंड तक उस न्यूरॉन के थ्रू पहुंचेगा। बीच में बहुत सारे न्यूरॉन 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 न्यूरॉन, पर कहीं तो जाके न्यूरॉन एंड होगा। कहाँ एंड होने वाला है? ग्लैंड में। तो वहां पर किसके बीच में साइनस बनेगा? न्यूरॉन और ग्लैंड के बीच में साइनस बनने वाला है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर ऐसा लिखा है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था एक ऐसी बीमारी है जहां पर एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, काम नहीं करते। मतलब पूरे न्यूरॉन तक तो मैसेज आ रहा है, बट लास्ट में मसल के अंदर जैसे ही न्यूरॉन पेनिट्रेट कर रहा है तो वहां पर न्यूरॉन जो मैसेज दे रहा है मसल को, न्यूरॉन जो है वो मैसेज देने वाला है किसको? मसल को, है ना। वो मैसेज जो वहां पर वो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा, तब मसल्स को मैसेज मिलेगा और मसल क्या करने वाले? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बट क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बने किधर? एट द एंड वहां उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बन जाते हैं? एंटीबॉडीज। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। ठीक है, क्या होता है ना, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हुआ है क्या आप लोगों का? आधा हुआ है सर। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पता है क्या?
सुना है ऑटो इम्यून डिजीजेस? नहीं सर। नहीं तो मैं आपको ओके कोई बात नहीं। देखो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत सही है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ह्यूमन बॉडी ही बहुत अलग तरीके से बनाई गई है, बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी। आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी अगर अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट एज वेल एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो वो सब जान दो, इतना डिटेल नहीं जाते। मैं आपको आसान लैंग्वेज में इतना बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, उनके पास एक स्पेशल रिसेप्टर्स होता है या एक स्पेशल पावर होता है, जिससे वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमारे बॉडी के सेल्स कौन से और बाहर के सेल्स कौन से। ऑब्वियसली अगर उसको पता नहीं होगा कि हमारे सेल कौन से और बाहर के सेल किसके, तो वो सबको मार डालेगा। ठीक है, इम्यूनिटी के सेल्स तो सबको मार देंगे, बाहर के सेल्स को भी मार देंगे, खुद के सेल्स को भी मार देंगे। ठीक है, तो उनके पास एक स्पेशल पावर है, उनके पास एक पावर होता है जिससे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कौन से खुद के सेल है और कौन से बाहर के सेल है। तो बाहर के सेल को ही मारते हैं नॉर्मली, बट किसी किसी के अंदर क्या होता है ना, किसी किसी के अंदर ऐसा होता है कि वो खुद के सेल्स को भी मार देता है, खुद के सेल्स को भी मार देता है। और जब ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें खुद के सेल्स को ही मार देते हैं, इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो खुद के सेल्स को ही मारने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो मीन सेल्फ, सेल्फ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। खुद की इम्यूनिटी खुद को ही मार रही है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें से एक जो मैंने अभी बताई, मैंने आपको बोला न्यूरॉन जो है वो किसको पेनिट्रेट करने वाला है, मसल को पेनिट्रेट करने वाला है। वहां पे मैसेज किसको जाएगा, मसल को। कब जाएगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। पर होता क्या है, जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ना, उसके अगेंस्ट क्या बन जाती है, एंटीबॉडीज। उसके अगेंस्ट, हर एक में नहीं है, किसी किसी के अंदर, किसी किसी के अंदर ये बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज। और वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल को मार देगी। तो अब आप सोचो कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर के मैसेज, जिस मैसेज किसकी वजह से जा रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, और अगर वो केमिकली मर गया तो मसल को मैसेज जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उस बीमारी को बोलते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस, दैट इज नोन एज मायस्थेनिया ग्रेविस। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, नाम तो बताया था मैंने, नाम बताया था ना मैंने आप लोगों को, मायस्थेनिया ग्रेविस। हाँ सर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये बीमारी होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, स्पेशली नीट स्टूडेंट के काम का, और काम का ये वैसे कहीं ना कहीं आपको आगे मिल ही जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो बीमारी होती है, दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। ओके, तो ये सब था इसलिए मैंने इतना बता दिया, बाकी इसमें बहुत सारा तो फालतू। larger than an electrical synapse and is 20 to 40 nanometer. ठीक है, a chemical synapse between motor neuron and a muscle is called neuromuscular junction, वो अभी मैं बता रहा था। There are three components of a typical synapse, ये मैं ऑलरेडी बता चुका, ये नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं यहाँ से, जो मैंने एनसीईआरटी से पहले कहाँ से कहाँ ट्रेवल करने वाला है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रेवल करके एक्सॉन के लास्ट हिस्सा देखो क्या लिखा है। When an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive calcium channel, बाप रे, आप लोग के इतना काम का नहीं है, voltage sensitive calcium channels opens and calcium diffuses inward from the extracellular fluid। देखो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ। क्या होता है ना, जब इम्पल्स जैसे जैसे नीचे आता है, नीचे मतलब एक्सॉन से, एक्सॉन टर्मिनल पे आता है या सिनेप्टिक नॉब्स तक आता है, तो क्या होता है, इम्पल्स जैसे जैसे ट्रेवल कर रहा है ना, वैसे वैसे क्या होता है एक्चुअली, कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, वोल्टेज में चेंजेस होते हैं।
ठीक है, किसमें चेंजेस होने वाले, वोल्टेज में चेंजेस होते हैं, ठीक है, वोल्टेज में चेंजेस होता है, इतना ध्यान रखो। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अभी आपके काम का नहीं है। वोल्टेज के अंदर चेंजेस होने की वजह से सिनेप्टिक नॉब के उधर कुछ चैनल्स होते हैं। चैनल्स का मतलब है, आपको बोल सकता हूँ एक तरह का गेट होता है, ठीक है, गेट होता है। वो गेट कब से बंद था, गेट पहले कब से ही बंद था, ठीक है, बट जैसे ही वो इंपल्स जो है वो किधर आ गया, सिनेप्टिक नॉब के उधर आ गया। जैसे ही वो सिनेप्टिक नॉब के उधर आया तो वहां पर वोल्टेज का कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ, वहां पे वोल्टेज का कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्यों, इंपल्स वहां तक आया। जैसे ही वो वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो वो जो दरवाजे हैं जो मैं आपको बोल रहा था बंद थे, उसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। नाम भी देखो उनका क्या है, वोल्टेज सेंसिटिव। मतलब जैसे ही वोल्टेज में कुछ डिफरेंस आएगा, सेंसिटिव है वो वोल्टेज को लेके, तो वो दरवाजे खुल जाएंगे, इसलिए उनका नाम भी ऐसे ही रखा है। और उस दरवाजे से अंदर बाहर कौन कर सकता है, कैल्शियम, इसीलिए उनका पूरा नाम क्या है, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, देखो वही लिखा है, व्हेन इंपल्स रीचेस अ सिनेप्टिक नॉब वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम के चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। और न्यूरॉन के आजू बाजू क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। न्यूरॉन क्या है, सेल है, उसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके बाहर जो उसको बोलते हैं ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, देखो अंदर भी कैल्शियम है, बाहर भी कैल्शियम है वैसे तो। बट क्या होने वाला है, जैसे ही वो गेट खुला, कैल्शियम किधर आएंगे, अंदर की तरफ, कैल्शियम अंदर की तरफ आने वाले। तो देखो लिखा है ओपन एंड कैल्शियम डिफ्यूजेस इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड द इंक्रीज। अब अगर अंदर आएंगे तो अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, द इंक्रीज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल initiate a series of event that fuses the synaptic vesicles with the cell membrane of the presynaptic neuron where they release a neurotransmitter by the exocytosis। अच्छी बात है कि इन्होंने वो प्रोसेस नहीं बताया, मैं आपको उसे बता देता हूँ। जैसे ही कैल्शियम अंदर आएंगे, वो जो वेसिकल्स है वो किसको जाके टकराने वाले, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को जाके टकराने वाले। किसको जाके टकराएंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। तो वेसिकल जैसे ही उसको टकराएंगे, वेसिकल बर्स्ट हो जाएंगे और उसमें से क्या रिलीज हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। और क्योंकि बाहर की तरफ रिलीज हुआ, सेल से बाहर की तरफ रिलीज हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मींस बाहर, साइटोसिस सेल के थ्रू, सेल में से बाहर निकला, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। तो पूछेंगे आपको कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से प्रोसेस से रिलीज हुआ, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इसके पीछे मेन रीजन क्या था, कैल्शियम का इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स, अंदर आया कैल्शियम, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो एमबीबीएस का डिटेल हो गया, सिर्फ इतना याद रखो। तो भी मैंने काफी बता दिया आप लोगों को, फिर आगे पहले पूरा देख लो। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, उसके बाद आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हुआ है। देखो मैं इतना मेहनत करके आपको सब बता रहा हूँ, आई होप जो लोग पढ़ने वाले एटलीस्ट सुन रहे हैं, क्योंकि आज से पहले ये सब था ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किसने लिखा है, किसी डॉक्टर ने बुक लिख दी है क्या, 12th स्टैंडर्ड में ये सब बताने की क्या जरूरत है, इतना सारा। तो इतना मेहनत करके बोल रहा हूँ तो प्लीज सुनना भी, ठीक है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट अगर 2 लोग भी जवाब देंगे ना मेरे को, 2-3 लोग भी, तो भी ऐसा अच्छा लगेगा कि मैंने इतना बताया तो सुना है किसी ने। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, आप सोचो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर को कौन डिटेक्ट करने वाला है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन उसको डिटेक्ट करेगा, है ना। तो लिखा है वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल, है ना। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस करने के लिए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। हर चीज को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए हैं बॉडी में। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब वो एक्शन जो है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर है, कुछ एक्साइटेटरी है, कुछ इनिबिटरी है। मतलब कोई तो एक्शन को बढ़ाता है और या कोई एक्शन को कम करता है, डिपेंड करता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके हिसाब से एक्शन होगा। एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी भी हो सकता है। तो वही लिखा है, द एक्शन इज आइदर एक्साइटेटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑन और इनिबिटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑफ। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। मैंने भी आपको यही बताया, ठीक है। अब और एक चीज क्या होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आप देख सकते हो कि 2 न्यूरॉन के बीच में क्या रिलीज हुआ था, साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर क्या रिलीज हुआ था, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर अगर वहीं रहा तो वो जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, बहुत कॉम्प्लेक्स है आपके लेवल पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर वहीं रहा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन
के ऊपर उसके क्या लगे हुए रिसेप्टर, वो उसको डिटेक्ट करते रहेगा और डिटेक्ट करते रहेगा। तो अगर उसका एक्शन एक्साइटेटरी रहा, तो अगर समझो वो मैसेज दे रहा मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका हाथ बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। और अगर इनहिबिटरी रहा, तो आप कितना भी कोशिश करो, वो आपका हाथ फ्यूज हो जाएगा, आप उसको हटा ही नहीं पाओगे। इसीलिए एक बार मैसेज जाने के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां से अगर नहीं हटाया तो काम से प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। उसको हटाने के लिए एक एंजाइम आती है, इसका नाम है कोलिन एस्टरेज। क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। ध्यान से सुनो, एसिटाइल कोलिन। इसीलिए उसके अगेंस्ट एक एंजाइम आती है जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देती है। इसका नाम है कोलिन एस्टरेज। कोलिन एस्टरेज वो उस न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ देंगे और वो जो तोड़े हुए न्यूरोट्रांसमीटर वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे वापस नया न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। क्या लिखा है? Once the impulse has been transferred across the synapse, the enzyme like cholinesterase destroys the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse. I hope समझ में आया मैंने क्या बोला सर? हाँ सर। यस सर। देखो कितना आपके लेवल पे कितना डिफिकल्ट है ये सब आपको समझाना। और अगर ये देखो, मैं किसी टीचर की दुनिया में सारे टीचर्स ग्रेट है, डेफिनेटली टीचर्स ग्रेट ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स को नहीं लगते होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए टीचर वो अच्छे जो होते नहीं मारते हैं या नहीं, बट रियल में सारे टीचर ग्रेट होता है। मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पर कोई और बायोलॉजी टीचर पढ़ाता जो मेडिकल फील्ड से नहीं, वो तो बेचारा अटक जाता है, ये सब नहीं बता पाता आपको ये सब क्या लिखा है, डिफिकल्ट लेवल पर है। ठीक है, तो आपने जान लिया ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता इसको लेके कोई क्वेश्चन आने वाला। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया, बट आप याद रखो आपके लिए अच्छा अगर आप आगे एमबीबीएस करते हो, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके अंदर ये कोलिनेस्ट्रेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वही रह जाता है, उसके वजह से नए इंपल्स नहीं आते, तो पैरालिसिस हो जाता है बॉडी में। तो बहुत सारी चीजें वो एमबीबीएस में सीखने मिलती है, बहुत है। तो देखो नेचर का कमाल, देखो क्या क्या होता है। दो न्यूरॉन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, फिर मैसेज गया, फिर वापस वो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय भी हो गया, और ये सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। चलो इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो ये तो हो गया हमारा इम्पल्स एक साइनैप्स से दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच गया। अब हमें ये देखना है कि इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट से या साइटोन से सिनेप्टिक वेसिकल तक कैसे पहुंचता है। वो तो हमने देखा ही नहीं, मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्या हुआ, डायरेक्ट इम्पल्स कैसे आया, कहाँ पर आया, सिनेप्टिक वेसिकल के पास आया, बट आया कैसे वो भी अभी देखना होगा, कि वो भी अभी देखना होगा। तो वो इम्पल्स कैसे आया अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कैसे आया वो पढ़ना है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगेन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप जितना हो सके उतना शॉर्ट में याद रखो। और मैं तो बोलूंगा, आपको एडवाइस यही करूंगा, जो लोग नीट दे रहे हैं वो प्लीज ये जाके अभी के अभी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो मैंने समझाया उसमें से आपको कितना याद रखना है, और आपको वो क्लियर भी हो जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू। इतना सब याद नहीं रखना पड़ेगा इसमें, तो मेरे को जितना इस बुक का लेवल लग रहा है और ज्यादा खतरनाक रहेगा। मैंने अभी तक तो मैंने पढ़ा नहीं है क्या लिया है इसके अंदर, जिस तरह से इसका लेवल है होगा ये लेवल वाला। सो मेरी एडवाइस यही है। यहाँ से कौन कौन है जो नीट देने वाले? मैंने शायद कितनी बार पूछा होगा बट मुझे याद नहीं रहता, इसलिए कौन कौन है बताओ, मैसेज मैसेज यस या कुछ भी बोल। कोई है यहाँ पर जो नीट देने वाले? वरना फटाफट में निकाल सकते हैं। है क्या यहाँ पर कोई नीट वाले? ओके, एक है, दो है, ओके, दो है नीट वाले, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, आगे देखते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुरंत जाके एनसीईआरटी पढ़ो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि बुक को कितना ज्यादा हार्ड बनाया है, ठीक है। एनसीईआरटी में सब लिखा भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इम्पल्स कैसे सिनेप्टिक वेसिकल तक पहुंचता है वो देखना है। ओके,
The neurons are the cell with some special features. The cells can be excited. The nerve impulse is a wave of bioelectrical or electrochemical disturbances passing along a neuron. Obviously, मैंने भी आपको यही बताया कि वोल्टेज क्रिएट होता है. तो क्या होता है ना, न्यूरॉन या हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, अंदर बाहर आयंस अंदर बाहर होते हैं. या तो पॉजिटिव आयन अंदर जाएंगे या पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे, या नेगेटिव आयन अंदर आएंगे या नेगेटिव सेल आयन बाहर जाएंगे. उसके वजह से क्या होगा आप ही सोचो. अगर मैं आपको बोलूँ एक सेल में से पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेल के अंदर कौन सा चार्ज रिलेटिवली क्रिएट होगा, नेगेटिव. समझो मैं आपको बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं तो अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव. तो ये सब, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सब जो जनरेट हो रहा है वो ये लोग बोल रहे हैं. ठीक है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस. द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अलोंग द नर्व फाइबर axon tube is a result of electrical charges across the neuronal membrane during the conduction of an excitation. ठीक है, each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and inner side of the membrane. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको. ये लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूरॉन जो है, अब मैं सिर्फ एक्सॉन की बात कर रहा हूँ, न्यूरॉन में किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक्सॉन समझो. ये लोग बोल रहे हैं कि न्यूरॉन के अंदर कोई और चार्ज है और न्यूरॉन के बाहर अलग चार्ज है. बायोलॉजिकली बोलूं तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में चार्ज अलग है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चार्ज अलग है. न्यूरॉन के अंदर यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, न्यूरॉन के बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड. तो नॉर्मल स्टेट में जब वो कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, जब वो कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है यानी रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है, उसको रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं या फिर उसको पोलराइज स्टेट बोलते हैं. तो जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है, तब भी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में चार्ज में डिफरेंस होता है. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अंदर पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिलेटिवली बाहर पूरा नेगेटिव, और उल्टा भी हो सकता है कि अंदर पूरा पूरा नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, बट डिफरेंस रहता है. उन्होंने यही लिखा है, ईच न्यूरॉन हैज अ चार्ज सेल्युलर मेम्ब्रेन. चार्ज क्यों, ऑब्वियसली चार्ज में अंदर और बाहर अलग अलग चार्जेस, इसलिए with a voltage which is different on the outer and inner side of the membrane. The plasma membrane separates the outer and the inner solution of different chemical compound but having approximately the same total number of ions. ठीक है, ये तो इन्होंने पता नहीं कहाँ से तो वो छोड़ो जाता. उसके बाद क्या लिखा है, the external tissue, ध्यान से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, the external tissue fluid has both sodium and potassium. सोडियम एंड पोटेशियम, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, न्यूरॉन के बाहर. बट देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, मतलब बाहर दोनों ज्यादा है, सोडियम भी ज्यादा है, मतलब सोडियम भी है पोटेशियम भी है, बट ज्यादा कौन है, सोडियम और क्लोराइड. व्हाइल K+ इज प्रीडोमिनेंट विद इन द फाइबर. ये तो भूलो ही मत, ये तो एमबीबीएस के लास्ट ईयर तक क्या बायोलॉजी स्टूडेंट को थ्रू आउट द लाइफ पता होना चाहिए. ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, सेल के अंदर या सेल की जो मेम्ब्रेन, सेल के अंदर इंट्रा सेल्युलर हमेशा पोटेशियम ज्यादा होता है. ध्यान रखना, कभी मत भूलना, गलती से भी, काम का आने वाला है कंसेप्ट है. इंट्रा सेल्युलर हमेशा सेल के अंदर कौन सा आयंस होता है, नीट में क्वेश्चन भी आ सकता है. इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा आयंस कौन से होते हैं, पोटेशियम. बाहर कौन होता है, सोडियम. रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, हाँ, होते दोनों जगह सब है, बट बाहर ज्यादा सोडियम होते हैं, अंदर ज्यादा पोटेशियम होते हैं. ओके, the condition of a nerve, the condition of a resting nerve is also called a polarized state. मैंने भी आपको यही बताया कि नर्व अभी कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है. जब ये कोई इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट और पोलराइज्ड स्टेट. क्यों बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, ऑब्वियसली अंदर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बाहर अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा, उसको पोलराइजेशन ही बोलते हैं ना, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन. ठीक है, चार्जेस ऐसे. and is established by maintaining an excess of sodium on the outer side. ठीक है, कैसे मेंटेन रहता है, कैसे मेंटेन रहता है ये पोलराइज स्टेट, बाहर ज्यादा सोडियम रखे और अंदर ज्यादा पोटेशियम रखे. अब ये कैसे होता है, ये होता है एक पंप से जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप, ऐसा लग रहा है एमबीबीएस के सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा हूँ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताऊँ धीरे धीरे सब समझाऊंगा. ओके, क्या लिखा उसके बाद, on the inside there is an excess of potassium along with large negatively charged protein molecules and nucleic acid. Again important line,
मैं जिसको स्ट्रेस देके ज्यादा बोलूंगा ना उसको हमेशा याद रखना, गलती से भी मत भूलना, स्पेशली नीट स्टूडेंट, ठीक है? ओके, हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, बाहर कौन ज्यादा होता है? सोडियम। अंदर कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम। इसके अलावा और अंदर क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन ज्यादा होते हैं। और नेगेटिवली चार्ज आयन कौन से फॉर्म में होते हैं? प्रोटीन के फॉर्म, मतलब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं अंदर। और कौन होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है अंदर। मतलब इससे साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि अंदर ज्यादा कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर अंदर नेगेटिवली चार्ज है तो बाहर कौन सा होने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। कब? जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में, पोलराइज स्टेट में, कोई भी इंपल्स कैरी नहीं कर रहा है, उस समय की बात कर रही है। फिर क्या लिखा है? सम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज ऑलवेज लीक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। द सोडियम पोटेशियम पम्प इन द मेम्ब्रेन actively restores the ion to their appropriate site against the मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, आपके लिए मैं समझता हूँ सब क्या लिखा है, इतना बहुत हार्ड है, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। Against the concentration and electrochemical gradient, sodium is being forced out and potassium is being forced inside the membrane. This process is called sodium pump or sodium potassium exchange pump. This active process requires ATP energy. Perfect. The difference in the distribution of sodium and potassium on the two sides of the membrane produce a potential difference of -50 to -100 millivolt. Average is -70 millivolts. क्या बोल रहे हैं लोग? हमेशा न्यूरॉन जब कुछ कैरी नहीं कर रहा है, रेस्टिंग स्टेट में है, तब हमेशा न्यूरॉन जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, वो हमेशा उसके ऊपर कितना चार्ज रहता है? -70 मिलीवोल्ट। याद रखो इसको, -70 मिलीवोल्ट रहता है। अभी भी बोलूंगा, अगर एनसीईआरटी में कोई और नंबर लिखा है तो वो याद रख लेना, ठीक है? अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सब, ये है ना, आपको सोडियम पंप और ये पोटेशियम पंप जो है ना, ये आपको बाद में समझ में आएगा एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है। मैं अभी के लिए इतना बता सकता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दरवाजा था जिससे कैल्शियम अंदर आ रहा था, वैसे हमारे सेल के ऊपर बहुत सारे दरवाजे हैं। लिटरली आपको ये साउंड फनी करेगा कि ये सब क्या बोल रहे हैं, बट मेरी बात मानिए, ऐसा ही है। हमारे सेल के मेम्ब्रेन पर बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं जो अलग अलग टाइम पे खुलते हैं और अलग अलग टाइम पे बंद भी होते हैं। कुछ वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, कोई किसी पे डिपेंड करता है, सब अलग अलग पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? सबका अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं। कोई दरवाजे सोडियम को अंदर लेके आते हैं, कोई पोटेशियम को बाहर निकालते हैं, कोई कैल्शियम को अंदर लाते हैं, ये सब काम करते हैं वो दरवाजे। उनको हम चैनल्स बोलते हैं, उनको हम चैनल, पंप, ये सब नाम देते हैं। तो अभी के लिए इतना बता सकता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, उसका काम क्या है वो सुन। उसका काम सिर्फ इतना है, उसका काम है हमेशा वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा, आपको पता है बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम। वो क्या काम होता है उसका? उसका काम होता है हमेशा सोडियम को बाहर निकालना और पोटेशियम को अंदर भेजना। उसका काम क्या है? सोडियम को बाहर निकालना ताकि वापस, देखो कैसे याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट काम है, पूछते एग्जाम में। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्सचेंज पंप उसका नाम है इसका, ठीक है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप नाम याद रख लो। उसका काम क्या है? नॉर्मली अभी रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है? अभी रेस्टिंग स्टेट, तो रेस्टिंग स्टेट को लाना इसका काम है, रेस्टिंग स्टेट को रखना, मेंटेन रखना इसका काम है। अब आप सोचो रेस्टिंग स्टेट कैसे मेंटेन रहेगा? मैंने क्या सिखाया? रेस्टिंग स्टेट में बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम। अंदर कौन ज्यादा है? पोटेशियम। तो ऑब्वियसली वो बाहर सोडियम कैसे ज्यादा हुए होंगे? इसकी मदद से, इस पंप की वजह से। इस पंप ने क्या किया है? बाहर किसको बाहर फेंका है? सोडियम को। किसको अंदर की तरफ फेंका है? पोटेशियम को। क्या बोल रहा हूँ ये सब, बाहर फेंका अंदर फेंका, ये आपको आगे जाके और क्लैरिटी आएगी जिस तरह से इस बुक में लिखा है। बट अभी के लिए इतना याद रखो, इस पंप का काम है सोडियम को बाहर फेंकना, पोटेशियम को अंदर लाना। और कितने सोडियम को ये बाहर फेंकता है ये भी ध्यान रखो, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। हर 3 सोडियम को जब वो बाहर फेंकता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? 2 पोटेशियम को अंदर भी लेकर आना पड़ता है। समझा क्या बोला मैंने? यस सर। सर एक बार वापस शॉर्ट बहुत ज्यादा हाई फाई है दिया है इतना, मैं तो वही सोच रहा हूँ। आप लोगों को हजम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है क्या ये सब? हाँ सर। जो बायोलॉजी लवर्स होंगे ना उनको ये सब चीजें अच्छी लगती होगी,
जो बेचारे मजबूरी में बायोलॉजी लिए वो लोग तो फंस जाएंगे पूरी तरह से। ये सब क्या दिया उन्होंने, इतनी खतरनाक बुक किसने बनाई है, मुझे एक बार ऑथर देखना पड़ेगा क्या किया है, क्यों दिया है इतना, पागल हो गया इंसान। ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। तो मैं ये सब बोल रहा था आपको कि एक्चुअली हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होती है, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सबके ऊपर बहुत सारे तो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे तो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है। दरवाजों को हम चैनल्स बोलते हैं और रिसेप्टर को हम रिसेप्टर ही बोलते हैं। सब चीजें रिसेप्टर के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाती है, ऐसे कोई कुछ नहीं होता है हमारी बॉडी में। हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी रिसेप्टर्स के थ्रू ही हमारे सेल के अंदर एंटर कर पाती है, ऐसे ही कुछ नहीं होता हमारी बॉडी, ठीक है। तो मेरा इतना ही अभी कहने का मतलब है, शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि सेल पे बहुत सारे दरवाजे हैं जिनको हम चैनल बोलते हैं। कुछ कैल्शियम से रिलेटेड है, कुछ सोडियम से रिलेटेड है, कुछ पोटेशियम से रिलेटेड, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल। वो कहाँ पर है? एक्सॉन के टर्मिनल पर, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, ठीक है, वो क्या। उसके बाद मैंने क्या बोला, हमारे बॉडी के जितने भी सेल है सब, हाँ सब, हर एक सेल, कोई भी सेल होने दो, उन पर एक पंप तो है ही, और वो है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। हर बॉडी के हर एक सेल बोल रहा हूँ मैं, हर एक सेल, कोई भी हो चाहे वो, हाँ जब तक वो जिंदा है तब तक। अगर वो डेड है तो नहीं होगा, जिंदा है तो उसके पास ये वाला पंप रहने ही वाला है। और इस पंप का काम क्या है? इस पंप का काम है पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना, पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना। क्या बताया मैंने? पोलराइज स्टेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाई लेवल का अगर पेपर बनाया जाए ना तो डेफिनेटली इस बुक से बना सकते हैं। तो मेरा यही बता रहा हूँ कि सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है? पोलराइज स्टेट को मेंटेन करना। पोलराइज स्टेट का मतलब क्या बताया मैंने? बाहर कौन ज्यादा? सोडियम, अंदर कौन ज्यादा? पोटेशियम। तो इस पंप का काम क्या है? बाहर किसको फेंकना? सोडियम को। अंदर किसको लाना? पोटेशियम को। बट कितने सोडियम बाहर जाते हैं तब कितने पोटेशियम अंदर आते हैं वो भी याद रखना है। हर 3 सोडियम जब बाहर जाते हैं तो उसके बदले में 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बस नटशेल में इतना काफी है, मोर देन इनफ। समझा? Yes, sir. यस सर। ओके, चलो अच्छी बात है। ओके, ये स्पेशली जो लोग आगे जाके एमबीबीएस, उनको ये सब याद आएगा, अगर इतना याद रहता है तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपको बाद में समझ में और डिटेल में आएगी। एक मिनट, ओके, यहाँ तक हो गया था। ओके, क्या लिखा देखो, दिस पोटेंशियल डिफरेंस सीन इन अ रेस्टिंग नर्व इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। आपको एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद रखना है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हर एक सेल की अलग अलग होती है। इसमें किसकी दी है? न्यूरॉन की। कितना है? -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद एंड इट्स मेनली ड्यू टू डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन व्हिच इज much more permeable to potassium than to sodium. Okay, this results in slightly more potassium diffusing out than sodium moving inside and causing slight difference in the polarity. Okay, रुको एक मिनट, ये सब नहीं पढ़ना है। Also, ions like negatively charged proteins and nucleic acid inside the cell makes the overall charge negative on the inside and positive charge on the outside. आपको नटशेल में सिर्फ इतना याद रखना है इस पूरे इतने पैराग्राफ में। एक तो आरएमपी, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरा ये याद रखो कि जब वो पोलराइज स्टेट में है, मतलब जब वो इम्पल्स कैरी नहीं कर रहा है या जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, तब उसके अंदर कौन सा चार्ज है और बाहर कौन सा चार्ज? अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। बाहर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है? तो वो याद रखोगे किस वजह से। बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम, सोडियम की वजह से। अंदर नेगेटिव चार्ज किस वजह से? याद रखोगे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से। चाहिए तो लिख के रखो, इतना है याद रखना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया है, आपके लेवल के बाहर है, बिलीव। तो मैंने जितनी चीजें अभी बोली है वो याद रखो, इट्स मोर देन इनफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? इतना क्लियर है वर्ड जो मैंने अभी बताया? हाँ सर। Sir. सर फिर पोटेशियम की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा? नहीं, पोटेशियम की वजह से नहीं आता है। पोटेशियम की वजह से एक्चुअली क्या होता है ना, अंदर पोटेशियम की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। पोटेशियम तो पॉजिटिवली चार्ज है, एक्चुअली अंदर पोटेशियम है, बट पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है, बट ज्यादा प्रोटीन्स है। वही तो बोलो, नेट नेगेटिव है अंदर, अंदर भी पॉजिटिव आयंस है,
इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आपकी वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप अगर ज्यादा सोचने जाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं। अब आप इसको रिसर्च मारोगे तो आपको और मिलती ही जाएगा, इसके अंदर बहुत कुछ है। ये सब चीजें है ना, जब दवाइयाँ, हमें सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी 2 सब्जेक्ट है एमबीबीएस के, उसके अंदर ये सब पढ़ाया जाता है इतना डिटेल में। लिटरली बिलीव करो, ये फर्स्ट ईयर में भी नहीं है, सेकेंड ईयर में एमबीबीएस के। ठीक है, तो आपको इस लेवल पे ये सब जानना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान हो कि हाँ, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। कब? पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, और थोड़ी देर में लेक्चर बंद हो जाएगा, प्लीज ज्वाइन करना। ओके, उसके अलावा बाहर किस वजह से पॉजिटिव चार्ज है? सोडियम की वजह से। अंदर किस वजह से? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स की वजह से। पोटेशियम, हाँ, कोई पूछे कि अंदर कौन सा आयंस होता है तो पोटेशियम। बाहर कौन से आयंस होते हैं ज्यादा? सोडियम। ये पता होना चाहिए, और एक आरएमपी याद रखना है, बस, इट्स मोर देन इनफ। बाकी मतलब नहीं आपके लेवल। ठीक है, और एक चीज याद रख सकते हो कि हाँ, कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बना के कौन रखता है? सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज। ठीक, हाँ सर। इससे ज्यादा सर्च भी मत करना, और जितना मैंने बोला उतना नोट डाउन भी कर लो। अगर हो सके तो लेक्चर खत्म होने के बाद अगर आप थोड़ी मेहनत करो, जो मैंने बोला वो लिख सको तो और बेटर होगा, पैराग्राफ पढ़ के। क्या ये वाला पार्ट जरूरी नहीं है, ये वाला नहीं, ऐसा इतना सब दिया है। चलो, उसके बाद क्या लिखा है? The nerve membrane not only has a leakage channels but also has many gated channels for sodium and potassium. पागल हो गए लोग, कुछ सब लिखा है इतना सब, ये मतलब नहीं है आपके लेवल पर, leakage channels and gated channels and all. ठीक है, these are also called voltage gated channels. These channels enable the neuron to exchange its membrane potential to active potential in response to a stimuli. Okay, the sodium potassium gated channels are separate, so transport of both these ions is separately done. However, during resting potential, both these gates are closed and membrane resting potential is maintained. पूरे पैराग्राफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पर, कुछ काम का नहीं है, बहुत हाई लेवल पे लिखा हुआ है, मतलब नहीं है, डोंट वरी। और लिटरली बिलीव करो, कुछ काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको इसमें से। ठीक है, ये लोग सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ में अगर आपको कुछ जानना है तो मैं आपको बता दूं, ये लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, अब जैसे ही आप उस नर्व को स्टिमुलस दोगे, कोई भी फॉर्म में स्टिमुलस दिया, तो अब उसके अंदर वोल्टेज में कुछ चेंजेस आने वाले। नॉर्मली कितना? -70 ना, अब उसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। -70 से वो ऊपर नीचे होने वाला है। मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ भी मत याद रखो और कंफ्यूज हो जाओ। चलो, हाँ, टाइम बहुत कम बचा है, आपका ये लेक्चर बंद होने वाला है, तो प्लीज फटाक से ज्वाइन कर लेना। ओके, रुक ही जाते हैं, 1 मिनट ही बोल रहे हैं कि 1 मिनट में बंद हो जाएगा। हाँ, प्लीज ज्वाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगला। डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पैराग्राफ एक्चुअली जरूरत नहीं था इस वाले पार्ट की, ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, डीपोलराइजेशन एंड ऑल, ये समझाता हूँ और समझना भी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर में सबसे टफ पार्ट यही है, कंडक्शन, समझना। तो इसको ध्यान से समझ लेना एक बार।